पता नहीं मेरा नंबर कब आएगा। तुम्हारा नंबर किस चीज के लिए? राइजिंग स्टार टूर्स एंड ट्रेवल्स विजुअली इम्पेयर्ड के लिए सुपर रिपीटेड ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। जयपुर, मंसूरी, जिम कॉर्पोरेट, थाईलैंड, कितनी सारी ट्रिप्स उन्होंने ऑर्गेनाइज की। मैंने कितनी बार सीट बुकिंग की कोशिश की पर उनकी सीट्स इतनी जल्दी फुल हो जाते हैं कि मेरा नंबर आता ही नहीं। डोंट वरी, इस बार तुम्हारा नंबर जरूर आएगा, क्योंकि राइजिंग स्टार टूर्स एंड ट्रेवल्स लेकर जा रहे हैं ट्रिप टू गोवा स्पेशली फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन। क्या आप भी एंजॉय करना चाहते हैं गोवा का वेदर, और क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हैं गोवा के बीच पर समुद्री लहरें, साउथ एंड नॉर्थ गोवा साइट सीन, क्रूज ऑन रिवर मंडोवी, डीजे नाइट, गेम्स और भी बहुत कुछ? इफ यस, देन दिस इज द राइट टाइम। ट्रिप टू गोवा होने वाला है 3 नाइट्स एंड 4 डेज का, 21 नवंबर से 24 नवंबर तक, फॉर द कॉस्ट ऑफ ओनली 5,990। फर्स्ट 40% की रजिस्ट्रेशन के बाद ये अमाउंट डबल भी हो सकती है। सो लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। गोवा तक आने जाने के अरेंजमेंट्स आपको खुद करने होंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही कॉल करें 9811641952 पर, या फिर मेल करें amit@rSTT@gmail.com पर। आज ही रजिस्टर करें, कहीं फिर आपको ना कहना पड़े कि मेरा नंबर कब आएगा। We are in an emergency. जुलाई 1945 USS इंडियनापोलिस जो है साउथ पैसिफिक ओशन के पानी को चीरती हुई जा रही है फिलीपींस। उसके क्रू और कैप्टन को बिल्कुल भी इस बात का पता नहीं है कि उसका पीछा कर रही है एक डेडली जापानीज सबमरीन I-58। तभी उसको लगते हैं 2 टॉर्पीडो और वो जहाज डूबने लगता है। कितने ही सौयों सेलर जो हैं एकदम जल्दी से अपने डेक से कूदते हैं नीचे फिलीपीन सी के अंदर। Men watch in horror as the pride of the 5th Fleet slips beneath the waves. I thought to myself, 5 minutes ago I had a home, a dry home. Now I have nothing. Now what am I going to do? और इस बात की जानकारी यूनाइटेड स्टेट्स नेवी को नहीं थी, और अब रह जाते हैं 880 लोग who are fighting for their lives in the shark-infested waters of the South Pacific. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट भामरी, लेकर के आया हूं एक नई एपिसोड आपके फेवरेट शो दुर्घटनाएं डिजास्टर्स का। ये शो जैसे आप सुनते हैं हर हफ्ते आपके फेवरेट इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे, जो कि है अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। और इस शो में हम चर्चा करते हैं हर हफ्ते एक नई दुर्घटना डिजास्टर्स का जो घटी थी इस धरती पे। और आज के शो में हम चर्चा करेंगे 30 जुलाई 1945 की एक घटना, स्टोरी ऑफ USS इंडियानापोलिस। जब लोग लड़ाई के टाइम में समुद्र में जाते हैं तो वो जानते हैं कि उनकी मौत कभी भी और कितनी ही जल्दी आ सकती है। जो USS इंडियानापोलिस का क्रू था, उन्होंने ऐसा डिस्कवर किया कि जो उनके दुश्मन है जिनसे वो सामना कर रहा है फॉर सर्वाइवल, वो खुले आसमान में तो होंगे ही होंगे, और समुद्र की
गहराइयों में भी होंगे उनके दुश्मन, लेकिन उनके दुश्मन उनकी अपनी आत्मा और उनकी साइकी में भी हो सकते हैं। मई 1945 जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तो एक यूएस नेवी का क्रूजर इंडियनापोलिस limped into the port of Mare Islands near San Francisco for repairs. During the bloody Battle of Okinawa, ये जो जहाज है, it had suffered serious damages to the 7 decks because of a suicide bomber. और यहाँ पे उस पे 3 रात काम चला to make the flagship of the Pacific 5th Fleet battle ready. आपको इस जगह सिर्फ ड्रिल मशीन और दूसरे हथौड़े और दूसरे औजारों की ही आवाजें आती थी as people were working day in and day out to make this ship battle ready. और जितना टाइम इस जहाज का रिपेयर में लग रहा था, उसको क्रू को मिल गया था एक वेलकम ब्रेक। The crew was very close. There are moments when you are very tense, especially when you're getting close to the enemy. You never know when a torpedo is going to slam into you. But we also had our light moments. We would sit and tell stories about our lives, our girlfriends. We always talking about our girlfriends. It was a subject that came up every day. जो क्रू थे बहुत एंजॉय कर रहे थे दिस ब्रेक। जो उनके ऊपर कितना प्रेशर था, हमेशा कॉम्बैट ड्यूटी का, हमेशा लड़ाई का, और उनके लिए तो बहुत ही अच्छा ये ब्रेक मिल गया था। लेकिन इस जहाज के कैप्टन चार्ल्स बटलर मैकबे थर्ड के लिए ये वेट बहुत ही असहनीय हो रहा था। चार्ल्स जो थे, उनके पिता भी उनसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स नेवी में थे, और इसी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही चार्ल्स मैकबे को मिला था सिल्वर स्टार, और उन्होंने एक्शन देखा था एट द बैटल ऑफ सोलोमन आइलैंड्स एंड ओकिनावा। और वो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी वो अपने जहाज को लेके पहुंचे पैसिफिक ओशन, जहां पे कि जो एलाइज थे वो अब सुपीरियरिटी दिखा रहे थे ओवर दी वंस माइटी जापानीज नेवी। और 3 महीने के रिपेयर्स के बाद Indianapolis emerged sleek and sturdy, the very pride of the Pacific Fleet, who had ferried President Roosevelt diplomatic missions around the world. When the ship was finished, we suddenly got orders one day to proceed to Hunters Point, which was down off San Francisco. कैप्टन चार्ल्स मैकबे को उनके सुपीरियर के ऑफिस में बुलाया जाता है एट हंटर्स पॉइंट, और उनको बताया जाता है कि थोड़ा प्लान में चेंज हो गया है, और चूंकि ये जहाज इंडियानापोलिस वाज द फास्टेस्ट इन द फ्लीट, तो उनको एक टॉप सीक्रेट कार्गो लेके जाना था जल्दी से जल्दी, शीघ्रतः शीघ्र पर्ल हार्बर तक। 15 जुलाई 1945 को बहुत ही कड़ी सुरक्षा के बीच में इंडियानापोलिस ने वो अपना मिस्टीरियस कार्गो उठाया एट हंटर्स पॉइंट नेवल डॉकयार्ड। We went alongside the dock and 2 trucks came along. One truck had a lot of men in it and 2 Army officers. And the other truck had a big crate that was almost as big as this room, and a small container that stood about this high and was about this square. 21 वर्षीय क्रोवर Carragher was one of the persons who loaded the smaller container onto the Indianapolis.
We carried it to the admiral's quarters. A guard escorted us, and a guard was left on the door. So I knew it was something very important, but no, I didn't have the least idea what it was. Rumors were that it was underwear of Marilyn Monroe, and it was rumored also that it just had stuff in there for General MacArthur. You know, just all sorts of things that men's minds can conceive of. जो लोग उस जहाज पे सवार थे वो मजाक किया करते थे अबाउट दैट मिस्टीरियस कार्गो, लेकिन वो कभी भी जान नहीं सकते थे कि वो कितना डेडली है वो उनका कार्गो। 16 जुलाई 1945 सुबह 8 बजे यूएसएस इंडियानापोलिस रवाना हुई अपनी डेस्टिनेशन के लिए। और जो भी डाउट्स थे किसी के मन में अगर होंगे रिगार्डिंग द रिपेयर्स, वो एकदम ही दूर हो गए एज वो लहरों को, नीले समुद्र के पानी को चीरती हुई निकली अपनी डेस्टिनेशन के लिए। और उसने एक नया स्पीड रिकॉर्ड सेट किया फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को टू होनोलुलु। और उसकी स्पीड जब वो चल रही थी, समुद्र के पानी को काट के चलती रही थी, तो उसकी स्पीड थी 29 नॉट्स। पर्ल हार्बर पे वापस आना बहुत ही दुखद था एल हेवंस के लिए, जिन्होंने अपना बड़ा भाई खोया था उस 7 दिसंबर 1941 के सरप्राइज जापानीज अटैक पे, जो कि उन्होंने करा था पर्ल हार्बर को। और मैं आपको यहाँ पे याद दिलाता चलूं कि इस इंसिडेंट पे एक बहुत ही प्रसिद्ध हॉलीवुड मूवी भी बनी थी जिसका नाम है पर्ल हार्बर। अगर आपने नहीं देखी है तो आप इस मूवी को जरूर उठा के देखिए। 7 दिसंबर 1941 की ये घटना, जबकि संडे के दिन सुबह 7 बजे जापानीज एयरफोर्स ने जबरदस्त आक्रमण किया था पैसिफिक ओशन के इस यूएस नेवी के बेस पे, जो कि था पर्ल हार्बर में। We were close by when ships were hit and badly burned, and hundreds and thousands of guys died. And so I got to thinking about that, and so I decided, well, hey, 2 years and 10 months overseas is enough. We'll just let some of the younger guys go over there and finish up. हेवंस, जिन्होंने वो कामाकाजी अटैक को सरवाइव किया था जो कि इंडियानापोलिस पे किया गया था, और उससे के अलावा भी कितने ही भयंकर युद्ध देखे थे पैसिफिक ओशन में, he was looking for a scheduled transfer off from the cruiser when it reached Honolulu. लेकिन हेवंस को कभी अपना ट्रांसफर ऑर्डर मिला ही नहीं। जो कुछ लोग who were allowed to leave the Indianapolis, जबकि वो अपने टॉप सीक्रेट मिशन पे थी, were the captain and few of his senior officers. और जल्दी ही वो लौटे with their further orders. उनको जो था टॉप स्पीड पे जाना था टिनियन आइलैंड्स, जो कि साउथ पैसिफिक में था। Captain McVeigh called us together, told us that we had this material, we were to deliver it. He said, I don't know what it is, but he said, I've been told that every day after the off the trip is a day off the war. और इस बार भी अपनी फुल स्पीड पे चलती हुई इंडियानापोलिस पहुंची 26 जुलाई 1945 को टिनियन आइलैंड्स, जो कि तकरीबन 3300 मील की दूरी पर था। वहां पे एक B-29 बॉम्बर एक सेक्लूडेड हैंगर में उसका वेट कर रहा था, और बिल्कुल ही ये जो एरिया था बिल्कुल ऑफ द लिमिट्स था, और वो वेट कर रहा था उस मिस्टीरियस कार्गो का जिसको कि इंडियानापोलिस अपने साथ लाई थी, और वो था द प्राइम कंपोनेंट ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब।
वहां पहुंचने के बाद कैप्टन और उनके 1196 क्रू के लिए कोई कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस या हैंडशेक्स नहीं थे। उनको नए ऑर्डर दिए गए बाय द कमांडर इन चीफ ऑफ द पैसिफिक that they had to immediately ship out. We went down to Guam. At that time, Captain McVeigh got his orders, and it was told to proceed to the Philippine Islands and to join task force there for training and preparation for the invasion of Kyushu. इस बार के जो ऑर्डर थे वो राउट करेंगे इंडियानापोलिस थ्रू द हेवीली ट्रैवल्ड लेन्स ऑफ द फिलिपीन सी। 7 डिफरेंट कमांड सेंटर्स को ये नए ऑर्डर मिले थे, लेकिन एक ह्यूमन एरर की गलती से उनके बीच में कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो गया था और ये ह्यूमन एरर जो है इतनी जबरदस्त घातक सिद्ध होगी कि वो हिस्ट्री में दर्ज हो जाएगी as the most fatal thing in the history of the United States Navy. On July 26, 1945, Pacific Command Headquarters sent a message to Vice Admiral Ohlendorf and Rear Admiral McCormick, informing them that the Indianapolis was to report to McCormick for 10 days of training. McCormick's staff incorrectly decoded the message and did not bother to ask for a retransmission. The end result of all this message confusion was that Ohlendorf knew the Indianapolis was coming, but he didn't know when. McCormick knew when the Indianapolis was coming, but he still did not know that the ship was to report to him for 10 days of training. 26 जुलाई 1945 को पैसिफिक कमांड हेडक्वार्टर्स ने मैसेज सेंड किया था वाइस एडमिरल होलेंडॉर्फ और रियर एडमिरल मैकनरिफ को कि इंडियानापोलिस मैकनरिफ के पास आएगी। इट विल रिपोर्ट टू हिम फॉर अ 10-day पीरियड। मैकनरिफ के जो स्टाफ है उन्होंने वो मैसेज इनकरेक्टली डिकोड किया और उन्होंने फिर से रीट्रांसमिशन के लिए भी नहीं पूछा और इन सब का कंफ्यूजन का रिजल्ट ये हुआ कि ओलेंडॉर्फ को ये तो पता था कि इंडियानापोलिस आ रही है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि कब आ रही है। और दूसरी तरफ मैकनरिफ को ये तो पता था कि कब आ रही है इंडियानापोलिस, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इंडियानापोलिस को उनको रिपोर्ट करना है 10 दिन ट्रेनिंग के लिए। गुआम छोड़ने से पहले मैकवे ने रिक्वेस्ट करी थी कि उनको एक डिस्ट्रॉयर दिया जाए फॉर सपोर्ट फॉर एज एन एस्कॉर्ट, लेकिन ऊपर से उनकी ये रिक्वेस्ट मंजूर नहीं हुई क्योंकि उनके सुपीरियर्स ने ऐसा कहा कि उस एरिया में उनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि वहां पे कि जापानीज सबमरीन की कोई ज्यादा एक्टिविटी है। लेकिन उनके सुपीरियर्स ने उनको ये एडवाइस जरूर किया कि वो अपनी डिस्क्रिशन पे एक एवेसिव मैनूवर कर सकते हैं जिनको कि बोला जाता है जिगजैगिंग। और फाइनली 28 जुलाई के दिन वो बैटलशिप USS इंडियानापोलिस गुआम छोड़ के खुले समुद्र की तरफ चल पड़ा और उसके जो कैप्टन थे वो बहुत ही कॉन्फिडेंट थे on this routine passage towards Philippines. This select group of 4 Japanese submarines had been outfitted with improved radar and torpedoes. These submarines had specifically been assigned the duty to seek out and destroy American ships. लेकिन एक इंफॉर्मेशन जो उन्हें नहीं बताई गई थी, उनकी डीब्रीफिंग जो हुई थी गुआम में, वो ये था कि जिस रास्ते पे वो चल पड़े हैं उस लेन्स में जो था देयर हैड बीन रिपोर्ट्स ऑफ जापानीज सबमरीन और उनके आ जाने से 4 दिन पहले ही एक यूएस नेवी का डिस्ट्रॉयर को एक जापानीज सबमरीन I-53 ने टॉर्पीडो मार के डुबो दिया था। जुलाई 1945 जबकि USS इंडियानापोलिस बढ़ रही है अपनी डेस्टिनेशन फिलीपींस की तरफ, तो उन्हीं साउथ पैसिफिक
के समुद्र में है एक जापानीज सबमरीन ऑफ द सेलिब्रेटेड तेमोन ग्रुप, और उन्हीं सेलिब्रेटेड ग्रुप में से थी एक सबमरीन जिसका नंबर था I-58, जो कि थी अंडर द कमांड ऑफ हाशिमोटो। हाशिमोटो जो कि बहुत ही अपने क्रू के द्वारा लाइक किए जाते थे, सम्मान किए जाते थे अपने क्रू द्वारा, लेकिन फिर भी उन्हें इस लड़ाई में मिली थी बहुत ही कम सफलता। Every time he tried to hit his ship, something went wrong with his equipment, or he was ordered to come back before he could attack or something. And he hadn't hit a single ship up to then, and the war was ending, he knew, and he was dying to get at least one ship. Hashimoto and his men had sailed out of Korea, Japan on July the 16th, और उनका मेन एम था to destroy Hawaiian ships and to bring honor to their beloved Emperor Hirohito. और जुलाई 27 को वो पहुंच गए at the Guam-Leighton shipping lane, और उस सबमरीन I-58 के कैप्टन ने जो है अपने जो सबमरीन का श्राइन था उस पे प्रार्थना करी फॉर इट्स ग्लोरी एंड पेशेंटली स्टार्टेड वेटिंग फॉर हिज एनिमी। दूसरी तरफ 500 मील दूर और ग्वाम से एक दिन के ज्यादा सफर के बाद कैप्टन मैकवे को ऐसा लगा कि उनका क्रू जो है थका हुआ है because of the round the clock watches. Captain McVeigh said the crew needs a rest. We're going to have rope yarn Sunday, which in the Navy means that there is no, everybody stands their watches, but there are no drills and no lectures and all this thing. जो उन्हें ब्रेक दिया गया था इस संडे पे, तो उसके बाद उनके क्रू का जो था मोरल काफी हाई हो गया था और उन्होंने संडे को खत्म होते देखा जब उस दिन का सूरज डूबा उस प्लासिड पैसिफिक के ऊपर। उस शाम 7:30 बजे अपने ब्रिज पे खड़े हुए कैप्टन मैकवे ने ऑर्डर दिया टू सीज जिगजैगिंग। उन्हें ऐसा लगा क्योंकि सी बहुत चौपी था और विजिबिलिटी भी बहुत कम थी उस समय, और गुआम से उन्हें ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि उस एरिया में जो है सबमरीन एक्टिविटी ना के बराबर है, तो उन्हें ऐसा लगा कि अब जो है उन पे कोई अटैक नहीं किया जाएगा। द चांसेस ऑफ देम बीइंग अटैक्ड बाय अ Japanese submarine were very less then. रात के 11 बजे कैप्टन मैकवे retired for the night to his quarters with the belief कि अब उनका जहाज इंडियानापोलिस सेफ है और वो अपनी डेस्टिनेशन, जो उनकी डेस्टिनेशन है फिलीपींस, वहां तक आराम से विदाउट एनी प्रॉब्लम पहुंच जाएंगे। उनसे 2 मील दूर beneath the choppy waves उनका जो काउंटर पार्ट था कमांडर हाशिमोटो अभी उठ रहे थे और वो अपनी ड्यूटी शुरू करने वाले थे थोड़ी देर में ऑफ हंटिंग एनिमी शिप्स। विजिबिलिटी बहुत ही कम थी और जब चांद थोड़ी देर के लिए बादलों के ओट से बाहर निकला तो तब दिखाई दी एक दूर जहाज क्षितिज होराइजन के ऊपर तकरीबन 10,000 यार्ड्स दूर। Hashimoto immediately rushed to the bridge and through his binoculars was able to see a dark spot moving across the horizon. He immediately ordered the submarine to submerge. He constantly followed the ship through the periscope. I-58 के ऊपर टेंशन बहुत बढ़ गई थी और वो तब बढ़ी और जब हाशिमोटो रियलाइज्ड कि वो जो दूर क्षितिज पे दिख रहा है, आउटलाइन दिख रही है, वो एक
बैटलशिप या क्रूजर है कोई। रात के 12:05 में उन्होंने ऑर्डर जारी किए टू फायर, और उसके बाद 6 of the deadliest torpedoes in the world headed directly towards the USS Indianapolis। दूसरी तरफ इंडियानापोलिस पे सब कुछ शांत था, और जैसे ही रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक की शिफ्ट ड्यूटी पे आई, तो उस जहाज पे सवार 1196 क्रूमैन में से ज्यादातर तो अपने बंकर्स में सो ही रहे थे, और रात के सन्नाटे को चीर गया पहला एक्सप्लोजन, जबकि पहला टॉर्पीडो हिट दी इंडियानापोलिस starboard bow। I awakened in the air with my room lit up, and it's funny how certain things hit your mind. I had a lamp on my desk that was bolted to the desk, a lamp, and it was in the air alongside of me. So I knew we'd been torpedoed. The first thing I thought of was a suicide plane, because it felt exactly like it did when that suicide plane hit us. The ship, almost came out of the water with the explosion from it. पहले हिट के सिर्फ 3 सेकंड के बाद ही दूसरा टॉर्पीडो फाउंड इट्स मार्क, और जो इंडियानापोलिस जो कि तकरीबन 10,000 टन की थी, वो एकदम हिल गई as the missile triggered another explosion, और वो mortally wounded जहाज एकदम झुक गई, from which it never would recover। और उसके बाद तो tons of sea water just poured into it from its already damaged bow, और इसके बाद जो उस जहाज पे लोग सवार थे वो एकदम उठे to a fiery nightmare, जो कि एकदम सपने जैसा लग रहा था, लेकिन थी वो बिल्कुल हकीकत। I was headed for my battle station, which was up front, a firefighter. And when I arrived on the quarterdeck, a man came up from down below that was badly burned. So I took him into the port hangar, put him up against the deck on a blanket, covered him up, and told him to lie still. I would go get a corpsman or a doctor. I would find help for him. जो इंडियानापोलिस के चीफ फिजिशियन थे डॉक्टर लुइस हेन्स, वो और कितने ही बाकी सेलर जो थे नीचे ट्रैप हो गए थे उस क्रूजर के डेक्स के नीचे, क्योंकि जबरदस्त आग लग रही थी हर जगह। As I went out of my room, Ken Stout, who had the room right across from me, was coming out of his, and Ken said, "Let's get out of here, Lou." And I said, "Good, lead on." And he started to step into the passageway, and he threw his hands up like this and said, "Look out." And I had my life jacket in my hand, and I pulled it up like this, and a big wall of fire went through. I never saw Ken after that. ब्रिज पे कैप्टन मैकवे को ऐसे लगता था कि उनका जहाज बच जाएगा अगर वो अपने जहाज के इंजन्स को बंद रखे। Because communications had been destroyed, officers on the bridge were unable to contact the engine room and order the engine stopped. The ship continued to plow itself forward, and with the bow blown off, was taking on huge amounts of water. कैप्टन अपने एक ऑफिसर को भी भेजते हैं कि जो डैमेज हुआ है उसको मुआयना देखने के लिए, एनालाइज करने के लिए, लेकिन वो जल्दी ही वापस आ जाते हैं विद अ वेरी बैड न्यूज। वो आके बताते हैं कि सिर्फ 2 मिनट में ही जहाज जो है 6 डिग्री झुक गया है और वो डूब रहा है बाव की तरफ से पहले। बाव उसका नीचे जा रहा है पानी के अंदर। डेक पे कितने ही सौयों सेलर्स इकट्ठे हो रहे हैं। दे आर अवेटिंग फॉर देयर ऑर्डर्स।
डॉक्टर लुइस हेन्स किसी तरह बच गए हैं और उनको जो 3rd डिग्री बर्न्स आए हैं उनके हाथों और सिर पे, लेकिन उसके बावजूद भी वो बाकी पेशेंट्स को, बाकी सेलर्स को ट्रीट कर रहे हैं। I remember I was giving one patient who was badly burned morphine, and I passed out and fell on him, and he gave me a shove. It was amazing. All the crews were at their station. It was quiet, well organized, everything. But down below where we were, it was just hell and turmoil. So we got the life jackets and started putting them on the patients. कैप्टन मैकवेई ने रेडियो ऑफिसर्स को ऑर्डर दिए कि वो डिस्ट्रेस कॉल सेंड आउट करें रिगार्डिंग द डिटेल्ड लोकेशन ऑफ द इंडियनापोलिस, और उसके बाद उन्होंने ऑर्डर दिए टू अबैंडन द शिप। The ship gave a lurch. You know, all my patients, everybody started to slide away. I reached up behind me. I was near the lifeline, grabbed the lifeline, and the ship just went very rapidly over. I knew the ship was going, and I knew it was going very fast because it had already, within 5 minutes, it had rolled from an upright position to completely on its starboard side. I said, she's gone, so get away from it. We were taught in boot camp, when things like this happen, go off on the high side, swim into the wind. डॉक्टर हेन्स और उनके पेशेंट जो थे वो उस जहाज के स्टारबोर्ड साइड पे थे, जो कि अब तक कुछ हद तक पानी के अंदर डूब गया था उस साउथ पैसिफिक ओशन के। There were a large number of us, and we walked down the side of the ship and jumped into the water. As the ship went by us, rose up, kept going. She stood up on her nose and went down. रात के 12:17 पे जुलाई 30, 1945, सिर्फ 12 मिनट के अंदर अंदर जो उसे टॉर्पीडोज लगे थे फ्रॉम द जापानीज सबमरीन I-58, USS इंडियानापोलिस जो थी, bow side first, it went down beneath the waves और समुद्र की गहराइयों में कहीं खो गई। As she went down very fast, the compartments full of air exploded, and we were tumbled and washed one way, and the people that were on the other side were tumbled and washed the other way. I sure hated to see that last little bit of that ship go down and left us in the water. That was a frightening thing. There, I thought to myself, 5 minutes ago I had a home, a dry home. Now I have nothing. Now what am I going to do? $300 आदमी उस जहाज के साथ ही नीचे चले गए। जो 880 लोग उस शिप को अबैंडन कर पाए थे, वो फैले हुए थे 20 मील के दायरे के अंदर। उस काली रात के दौरान और काले पानी में जो लोग थे, 880 लोग, वो एक दूसरे को ही पकड़ के रह रहे थे कि वो और आशा कर रहे थे कि उनको जल्दी से जल्दी बचा लिया जाएगा। और उनमें से कितने ही लोगों के लिए ये बचाव कभी आएगा ही नहीं। और उन 880 लोगों को झेलना था समुद्र जिसमें कि लहरें उठ रही थी तकरीबन 10 फीट ऊंची। और उनमें से कुछ जिनको कि राफ्ट्स मिल गए थे या फ्लोटर नेट्स मिल गए थे, वो उसी के आसपास ही ग्रुप कर रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों के पास तो सिर्फ लाइफ जैकेट्स और एक दूसरे का साथ ही था, जबकि वो अपने और अपने साथियों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। We had nothing. We had no food. We had no water. We had a large number of men without life jackets.
I had a lot of injured men, burned men, sick men. We knew we had to stay together to be saved. Some of the men were so terribly brave, holding up their comrades, even though they themselves were in danger of going down. Dr. Haynes, who was going from man to man, trying to, give them some hope that, somebody will come and save them. And people were just dying in each other's arms. फाइनली उस काली रात के बाद हुआ दिन, और अब जो था सूरज उन लोगों पे कहर बरसा रहा था जो उस समुद्र में रह गए थे शिप के डूबने के बाद। पिछली रात अकेले तैरने के बाद तकरीबन 1 घंटा अब जो है एल हेवंस ने ज्वाइन कर लिया है अ ग्रुप ऑफ 4 पीपल जो कि एक बैडली डैमेज लाइफ राफ्ट के सहारे एक साथ जुड़े हुए हैं। Early in the morning, before noon, we met up with the captain, and he had 2 rafts with him, and he did have some supplies on his raft. His raft was in good shape. Captain McVeigh took the stock of the provisions they had, and then he talked to his men. He tried to comfort them. He wanted to know about our family, mother and dad, our girlfriends, our marital status, our children, because that's something that we could look forward to. Rescue was imminent as far as I was concerned. Condition in the 400-odd group of men in which Dr. Lewis Haynes was there was already very grim. The sea was starting to take its toll on those who were badly burned or who were badly injured. They would yell to me, "Doc, is this guy dead or alive?" And I'd put my finger on his eyeball and he didn't blink or anything. I'd say he was dead. And then we would take his life jacket off and we just let him go. And then we would say the Lord's Prayer. And to this day, I can't say the Lord's Prayer without crying. I just can't. और उन लोगों का जब पहला दिन खत्म हुआ जो उन्होंने पानी में बिताया था, तो डॉक्टर हेन्स के जो ग्रुप में 400 लोग थे उनमें से 50 की डेथ हो चुकी थी। About noon of the first day, that's when the sharks appeared. We didn't have the battles that these other guys had out there. They came around, but we'd slap on the water and they'd go away. I did not see a shark attack the man. I had one man that had a hand bitten by a shark. But I think the sharks had so many dead bodies to feed on, they didn't care. जो लोग राफ्ट्स में थे वो थोड़ा बेटर उनको फेयर कर रहे थे इन लोगों से, लेकिन फिर भी एक डर जो सबके ऊपर मंडरा रहा था वो था मौत का जो पानी में रेंग रही थी। The sharks which were there in those waters. Our raft was damaged and our feet was in the water. There were 5 sharks just lying there about a foot from the raft, just waiting for, something to happen. जो उन सेलर्स की दूसरी रात थी पानी में, उस रात में इन शार्क्स का तो डर था ही था, और दूसरा डर था जो ठंडी हवाएं बह रही थी उस रात समुद्र में। Everybody had a terrible chill, and everybody shot a high fever. And some guy in the middle of the group yelled, "There's a Jap here, he's trying to kill me." And everybody started to fight the Jap. But they were fighting their buddies. They were delirious and out of their minds. And so the group all broke up.
as the survivors slowly descended into disarray, their anguished cries for help went unanswered in the personals in the directorate office in the Philippines, जो कि था तकरीबन 500 मील दूर। और चूंकि इंडियनापोलिस अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंची थी, मंगलवार तक भी थी, तो जो वॉर प्रोटोकॉल थे वो उनमें कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं दिया था कि क्या करना है कि अगर कोई जहाज ना पहुंचे अपनी डेस्टिनेशन पे। In retrospect, a message should have been sent Tuesday evening to the Indianapolis asking for a revised estimated time of arrival. No message was sent, and by Thursday evening, the Philippine sea frontier still did not know that a heavy cruiser with 1,200 men had been sunk and was missing since Monday morning. और ऐसा लग रहा था कि दुनिया भूल ही चुकी है उन आदमियों को जो सवार थे USS इंडियनापोलिस पे। और जो तीसरा दिन था उनके पानी में, उस दिन जो था उनकी जो आशाएं थी वो कभी उड़ान भरती थी जब वो देखते थे ऊपर नीले आकाश में प्लेन्स को अपने अपने डिफरेंट सॉर्टीज करते हुए, और पायलट्स जो थे उन प्लेन्स के वो बिल्कुल ही अनभिज्ञ थे अबाउट दीज hellish circumstances in which these people were there in these waters down below. Things began to look, a little bit dark for us. We were a very important ship. We were a flagship of the Fifth Fleet. We could not understand why search parties had not been launched. और जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, जो उन सर्वाइवर्स की जो गिनती थी वो कम होती जा रही थी बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन एंड बिकॉज ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट। आप जो है चारों तरफ से उस पानी से घिरे हुए थे जो कि आप पी नहीं सकते थे, और यही वजह थी कि कितनी ही मौतें हुई। When you drink salt water, it's like a dose of salt. You get more and more dehydrated, you want to drink more. And then they became very maniacal and began to thrash around. We were losing a good man for everyone that had drank water. So it may sound terrible, but towards the end, if somebody drank salt water and did this, we pushed them away from the group. We would go have hallucinations, and we would think that there is an island out there. In our minds, we saw lights and everything like that out there. And some of us swam away to go into those lights, but there was nothing there. और तीसरे दिन के खत्म होते होते जो 880 लोग शुरुआत में बच गए थे, उनमें से आधे से कम ही जिंदा रह गए थे, और जो मौत हो गई थी जिन लोगों की, उनकी डेड बॉडीज जो थी 25 मील के ओशन में फैली हुई थी। जब चौथा दिन शुरुआत हुआ तो ये रियलाइजेशन भी साथ लेके आया कि जो प्लेन ऊपर आकाश में उड़ रहे हैं उनके लिए ये लोग दिखाई ही नहीं देते, ऊपर जो लोग उड़ रहे हैं उनको। और जो डॉक्टर हेन्स के जो ग्रुप में जो स्विमर्स थे, उन्होंने जो लाइफ जैकेट्स पहन रखे थे, उनमें भी जो था पानी भर रहा था, एंड दे वर स्टार्टेड लूजिंग देयर बॉयंसी। और अब जो था इवन अफ्लोट रहना भी बहुत ही डेस्परेट काम हो रहा था इन स्विमर्स ग्रुप के लिए। People held me up and I held others up. You had to stay together to stay alive. Captain Parks, for example, he took off his jacket a couple of times and gave it to men. He worked, both he and Moinello, keeping our group together to the point where they died of exhaustion. Father Conway died in my arms of exhaustion. To survive, you had to almost be a Superman. Because you imagine 4 days in the water without any food, without any drink. Eventually, this became our way of life. This is what we were going to do forever. We didn't think about rescue or
anything else. So we know this was what we did. This was what we were. यही डेस्परेशन जो था वो एक और ग्रुप में था जो कि मेकशिफ्ट राफ्ट के साथ था, तकरीबन इन लोगों से 20 मील की दूरी पर। और उनकी जो आशाएं थोड़ी हाई हो जाती है जब उनको एक प्लेन दिखाई देता है जो कि काफी नीची उड़ान भर रहा था। That was the most beautiful thing we ever saw in my life. We all was glad to see that. और वो प्लेन उड़ा रहे थे लेफ्टिनेंट विल्बर ग्विन जो थे एक रूटीन मिशन पे थे कि वो जापानी सबमरीन को ढूंढ रहे थे जब उन्होंने एक ब्लैक ऑयल स्लिक देखा जो कि तकरीबन 25 मील तक फैला हुआ था। उन्होंने ऐसा सोचा कि कोई जापानीज सबमरीन चली गई है नीचे, तो इसलिए वो थोड़ा नीचे उड़ान भर रहे थे उस समय। When he came down, there's all these guys in the water. There was a raft right in the middle of this oil slick, and he recognized it being guys waving to him, so he pulled up, and he started circling. ग्विन उस ऑयल स्लिक को फॉलो करते हैं और डिस्कवर करते हैं तकरीबन 120 लोग जो और एक दूसरे को पकड़े हुए हैं और वो राफ्ट्स को भी पकड़ के किसी तरह पानी में जिंदा है। वो रेडियो करते हैं रेस्क्यू शिप्स को और नीचे की तरफ गिराते हैं लाइफ राफ्ट्स और सप्लाईज उन आदमियों के लिए। ग्रूवर कार्नेल was one of the fortunate sailors who was among the first to climb into these लाइफ राफ्ट्स। वो खुद भी उनकी बहुत ही दयनीय स्थिति थी, लेकिन फिर भी वो अपने बाकी साथियों को इन राफ्ट्स के ऊपर खींचने में करते हैं मदद, जो कि जिस पानी में जो कि भरा हुआ है शार्क से। I got hold of this kid. I said, I can't lift you, but you'll have to pull your life jacket off. Maybe I can lift you then. And just as soon as he pulled that life jacket off, he passed out on me. But I wouldn't turn loose. I hung on to that thing. He's here today. I mean, he's still alive today. उसके बाद जो उस सीन पे पहुंचे थे वो थे नेवी पायलट लेफ्टिनेंट एड्रियन मार्क्स। उन्होंने ऐसा सोचा था इनिशियली कि उनको या तो कोई रेस्क्यू करना होगा, एक डाउन्ड पायलट या एक छोटा सा क्रू, लेकिन जो हॉरिबल साइट उनके सामने था उसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। Marks arrived there in late afternoon. He circled the area and members of his crew observed men in the water being eaten by sharks. Against standing orders not to land at sea, Marks landed his seaplane in 12-foot swells and rescued 56 men from the sea. The actions that he took were highly courageous and undoubtedly saved a lot of lives. लेफ्टिनेंट मार्क्स और उनके क्रूमैन ने इन डिहाइड्रेटेड सेलर्स में बांटे पानी और फाइनली डॉक्टर हेन्स को अपने साथियों के लिए कुछ तो मिल गया था उनके लिए। I had a couple of cans of water and a little 1-ounce cup. I would pour out 1 ounce of water, say it's for that man. They would pass it down one man to another. And not one man cheated. Not one. I think that exemplifies what our group was like in the water. और जब लेफ्टिनेंट मार्क्स ने उन डिहाइड्रेटेड सेलर्स को अपने जहाज में शरण दी, उनको पिक किया, तब उनको पता लगा द unthinkable identity of the missing ship. The first guy that he picked up, he says, "What ship are you from?" And they said the Indianapolis. And that's when all hell broke loose. उनका plane was bobbing into the
swells of the Philippine Sea, और वहां पे लेफ्टिनेंट आर एड्रियन मार्क्स अपने कानों को विश्वास नहीं हो रहा था. He was not able to believe कि that the pride of the 5th Fleet USS Indianapolis को डुबो दिया गया था, और क्या रह गया था उसके क्रू का. वो बिना पानी और बिना खाने के पिछले 4 दिन से इन समुद्री लहरों में तैर रहे थे. मार्क ने रेडियो किया कि तकरीबन 150 सर्वाइवर्स हैं जो कि समुद्र की लहरों में है, और उसके बाद तो कितने ही जहाज, कितने ही शिप्स रश टू द साइट ऑफ द सी. जो पहली शिप उस सीन पे पहुंची थी वो थी सीसूजे डॉयल, जो कि रात के 12 बजे 3 अगस्त को उस जगह पहुंची थी, और उस शिप ने पिक किए 96 सर्वाइवर्स. जो डॉक्टर हेन्स के जो ग्रुप था जिसमें शुरुआत में 400 स्विमर्स थे, उनमें से ये सिर्फ 96 ही बचे थे. धीरे धीरे और भी रेस्क्यू शिप्स पहुंचती गई और उन्होंने सर्वाइवर्स को उठाने शुरू किए. वो लोग जो पिछले तकरीबन 1 हफ्ते से इन पानी में थे. लेकिन कितने ही सर्वाइवर्स को पिक किया गया फ्रॉम द सी, लेकिन एक ग्रुप अभी भी रह गया था, जो था कैप्टन चार्ल्स बटलर का ग्रुप. वो अभी भी पानी में ही था, और उनके रेस्क्यू में लगे 24 घंटे. जब प्लेन ने पहली बार इन सर्वाइवर्स को स्पॉट किया था, उसके 24 घंटों के बाद यूएसएस विंडनेस जो थी वो होराइजन पे नजर आई, और तब इस ग्रुप को रेस्क्यू किया गया. It was one of the most beautiful sights that you can imagine. See that bow of that ship splitting that water open, those waves. He was probably coming 30 knots, and he pulled up right alongside, threw that thing into reverse, and stopped right alongside, sent his men down the ladder. Some of us could climb the ladder. Most all of us had to help. We got halfway, and then the sailors aboard, they came down and helped us up. मैकफे और एल हेवंस का जो ग्रुप था वो वाज द लास्ट ग्रुप ऑफ सर्वाइवर्स टू बी रेस्क्यूड. जो 1196 लोग सवार थे यूएसएस इंडियनापोलिस में जब उसको टॉर्पीडो मारा गया था, उसमें से सिर्फ 316 ही बच पाए थे. Many of these surviving men had been taken on the hospital ship Tranquility, और उसके बाद उनको भेजा गया था नेवल बेस गुआम में, जहां पे कि उनका इलाज हुआ था डिहाइड्रेशन, सिवियर बर्न्स और शार्क बाइट्स का. उस जहाज ट्रैंक्विलिटी के जो ऑफिसर थे और जो क्रू थे वो ये बात समझ नहीं पा रहे थे कि इतना बड़ा जहाज यूएसएस इंडियनापोलिस और उसके इतने सारे क्रू could perish in the South Pacific Seas without the knowledge of the US Navy. और जैसे ये सर्वाइवर्स अपना इलाज करा रहे थे तो 6 अगस्त 1945 को उनको एक न्यूज दी जाती है कि जो एटॉमिक बॉम्ब, जो वो स्पेशल कार्गो लेके आए थे, जो एटॉमिक बॉम्ब था, that had been successfully dropped on Hiroshima. And as a mark of tribute to the dead persons of the USS Indianapolis, the flight crew of the Enola Gay who had dropped the bomb had sprawled a special message on the bomb. A present for the souls of the Indianapolis crew. इंडियनापोलिस के डूबने और उसकी इतनी मात्रा में लोगों की मौत की जो खबर थी वो उसी अखबार के
बैक पेजेस में डाल दी गई थी, जिसमें कि बताया गया था कि फाइनली जापान ने सरेंडर कर दिया है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया है। और जैसा ही यूफोरिया शांत हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने का, तो जो अमेरिकन पब्लिक थी और जो फैमिली मेंबर्स थे, जो लोग मारे गए थे इंडियानापोलिस के डूबने के बाद, उन लोगों के फैमिली मेंबर्स दे डिमांडेड आंसर्स। और फाइनली 12 नवंबर 1945 की शाम को एक डायरेक्टिव आया फ्रॉम द सेक्रेटरी ऑफ नेवी जेम्स फॉरेस्टल और रियर एडमिरल किंग की that Captain Charles Butler McFay III, commanding officer of the USS Indianapolis, उनको कोर्ट मार्शल किया जाएगा। Captain McVeigh was charged with two charges. The first charge was negligently suffering his vessel to be hazarded or placing his ship at risk by not zigzagging. The second charge was failure to order abandoned ship in a timely manner. ऐसे कई लोग थे जो ऐसा मानते थे कि मैकफे जो है उनकी एक ही गलती थी, वो थी पुअर जजमेंट की, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ ट्रायल शुरू हुआ दिसंबर 3, 1945 को। As a group, we all thought this was terrible, that McGay should not be court-martialed. This was just terrible, and it was. और कई लोगों ने, जिनको कि नेवी ने बुलाया टेस्टिफाई करने के लिए, उनमें से एक थे डॉक्टर लुइस हेन्स। और अपने केस को बूस्ट करने के लिए प्रोसिक्यूटर लेके आए जापान से उस सबमरीन I-58 के कमांडर को, जिसने कि मैकफे की शिप को डुबोया था। और लेके आए वो अपने केस में गवाही देने के लिए कमांडर हाशिमोटो को। Hashimoto testified that had the Indianapolis been zigzagging, he would have had to alter his approach and targeting would have been more difficult, but he nonetheless would have been able to sink the ship. क्योंकि उनके एनिमी कमांडर ने भी फेवरेबल टेस्टिमनी दी थी, लेकिन फिर भी कैप्टन मैकफेन को ही बेयर करना पड़ा ज्यादातर ब्रंट। 3 जनवरी 1946 को the verdict was returned. Captain Charles Butler McFay was acquitted of the charge of timely abandoning his ship, but he was convicted of the more serious charge of putting his vessel into danger. He was charged with hazarding his vessel. उनके सेंटेंस को बाद में रिमिट किया गया था और उनको प्रमोट किया गया था टू द पोस्ट ऑफ रियर एडमिरल। लेकिन जो उनका बचपन का सपना था, उस पोजीशन को अटेन करने के बावजूद भी एडमिरल चार्ल्स बटलर मैकफेन III never returned to sea. वो कभी भी भूल नहीं पाए उन यंग लोगों की मौत जो उनके कमांड के अंडर में हुई थी। और जो आखिरी शॉट फायर हुआ इस ट्रेजिक सागा का, वो ना तो किसी जापानीज सबमरीन से फायर किया गया था, ना ही किसी नेवी डिस्ट्रॉयर से। 6 नवंबर 1968 को एक दुखी चार्ल्स बटलर मैकफे III ने अपनी ही सर्विस रिवॉल्वर से अपनी ही जान ले ली अपने घर के फ्रंट पोर्च पे। The worst sea disaster in the history of the US Navy had taken its final victim. When he committed suicide, it hurt. We tried to tell him, Captain McVeigh, you are not guilty of that. But the people that lost their loved ones on board the ship, they kept writing him awful nasty letters. But he didn't deserve that. Someone had to be singled out, and it happened to be him. And that was just absolutely devastating
to see such a fine man, go this way. आज भी जो सर्वाइवर्स थे यूएसएस इंडियानापोलिस के, वो इकट्ठा होते हैं और याद करते हैं अपने उन बीते हुए दिनों को. It's wonderful to see them. We're one of a bunch, one of a kind. We went through something other and we shared it. And we will share it as long as any of us are living. You got to salute the flag. We walk up to each other and we hug each other, and we are a family. And you feel that way. You don't feel the years that have piled on. You've joined your brothers. You've found a long-lost brother. यूएसएस इंडियानापोलिस को डूबे हुए 70 से ज्यादा साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आज भी जो यादें हैं उसकी ताजा हैं उन लोगों के दिलो दिमाग पे. I stopped going to reunions. It was too traumatic, A little girl like you would come up to me and say, "Do you remember my daddy?" His name was. जो 2017 का जो रीयूनियन था उसमें से 7 लोगों ने अटेंड किया था. जो 20 सर्वाइवर्स अभी भी जिंदा हैं उस जहाज के, और उनमें से 7 सर्वाइवर्स ने 2017 का रीयूनियन अटेंड किया था. और वो जो सर्वाइवर्स हैं वो अब 90 साल से ज्यादा उनकी उम्र हो गई है, लेकिन फिर भी वो मिलते हैं हर साल. जो 880 लोगों की जान गई थी उस साउथ पैसिफिक समुद्र में, उनको अच्छी तरह याद किया जाता है. You can see how they remember them when they sing the Navy hymn after every Sunday's Mass at the Mare Island Naval Shipyard. So, इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का एपिसोड, आपके फेवरेट शो दुर्घटनाएं डिजास्टर्स का. और ये शो आप सुन रहे थे आपकी फेवरेट इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे, जो कि है अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. और आज के शो में हमने चर्चा करी थी 30 जुलाई 1945 की एक घटना, द सिंकिंग ऑफ द यूएसएस इंडियानापोलिस. अगर आपको मेरे शो के रिगार्ड्स कोई फीडबैक देना हो तो आप मुझे मेल सेंड कर सकते हैं. मेरी मेल आईडी है bhamri.r@gmail.com, यानी कि BHAMBRI.R@gmail.com. तो दीजिए इजाजत मुझे, यानी कि आपके दोस्त, आपके होस्ट भामरी को समेटने की आज का शो. मिलूंगा मैं आपसे अगले हफ्ते ठीक इसी दिन, ठीक इसी समय और ठीक इसी इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे. और शो होगा आपका फिर वही चिर परिचित पॉपुलर शो दुर्घटनाएं डिजास्टर्स. और करेंगे हम चर्चा उस शो में अपने एक नई दुर्घटना डिजास्टर की जो घटी थी इस धरती पे. तो नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट, गॉड ब्लेस. विजुअली इम्पेयर्ड पर्संस की लाइफ को बना रहे हैं और भी इंटरेस्टिंग और भी खूबसूरत, बैक टू बैक डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रिप्स के साथ राइजिंग स्टार टूर्स एंड ट्रेवल्स. जी हाँ, अब है आपके लिए मौका दुबई जाने का. डिस्काउंटेड रेट्स पर आप दुबई जा सकते हैं, अपनी फैमिली को भी साथ में ले जा सकते हैं. आपको पे करने होंगे सिर्फ 38,999 रुपीज 3 नाइट और 4 डेज के लिए. है ना ये सपने को साकार करने जैसा? इस कॉस्ट में आपका वीजा, न्यू दिल्ली से दुबई जाने और वापस आने के एयर टिकट्स, 2 डेज का दुबई में स्टे, 1 डे का आबू धाबी में स्टे, ऑल मील्स इंक्लूडिंग द सिटी टूर ऑफ आबू धाबी एंड दुबई, क्रूज, डेजर्ट सफारी, बारबेक्यू और बहुत कुछ.
जी हाँ, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इससे पहले जो लोग थाईलैंड गए थे उन्होंने किया है बहुत ही एंजॉय। Hi, my name is Pinav Mota. I traveled to Thailand with RSTT this July, and it was a very enjoyable moment. It was an independent traveling by myself. Hi, I am Ravinder Gupta. हमारा बहुत अच्छा टूर रहा, बहुत अच्छे से हम घूमे फिरे वहाँ पे, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ की और अमित जैन जी ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया हमें। माइसेल्फ अरुण छाबरा, राइजिंग स्टार के साथ जो थाईलैंड का ट्रिप था वो मेरा साथ ट्रिप था, हमने बहुत एंजॉय किया। राइजिंग स्टार बहुत अच्छा काम कर रहा है वीआईज के लिए। तो चलेंगे ना हमारे साथ दुबई? ले लीजिए अपने ऑफिस से ऑफ 26 सितंबर से 29 सितंबर के लिए। ज्यादा जानकारी पाने के लिए और रजिस्टर कराने के लिए कॉल कर सकते हैं 9811411952 पर या फिर ईमेल कर सकते हैं amitRSTT@gmail.com। बढ़ाइए एक और कदम इंक्लूजन की तरफ राइजिंग स्टार टूर्स एंड ट्रेवल्स के साथ।